हमारे 5 लाख से उस टाइम 100 आदमी थे। आप लोग? हाँ। अच्छा। तो 5,000 रुपये एक पासपोर्ट पे खर्च था, 5 लाख रुपये पाकिस्तान के खजाने में जाता। जी। तो मैंने कहा वहाँ से 2 टेररिस्ट तैयार हो कहेंगे जो कश्मीर में लड़ेंगे और वो हमारी आर्मी के खिलाफ लड़ेंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा ही भारत देश का पैसा और मेरी आर्मी के खिलाफ इस्तेमाल हो। क्या बात है। तो जब 12 साल गुजरे उसके बाद हमने नागरिकता के लिए अप्लाई किया, तो हमारे सदस्यों को नागरिकता मिली बड़ी मेहनत के बाद। लेकिन इस सरकार ने जो सीए का वादा किया था, क्या जब ऐसा हम था? 2005 में आए थे तो हमारा यहाँ कुछ नहीं था, बिल्कुल। और ना हमारा कोई जानकार था। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सुना था भी आनंद सिंह डांगी उस टाइम विधायक थे, ठीक है। तो हमने उनके आगे गुहार लगाई थी भी हमें बना दी जाए रहने के लिए। ठीक है। तो उसने अपने खेतों में जगह दी थी। अच्छा। बोले ठीक है, आप यहाँ आपको मेहनत मजदूरी सब रोजगार मिलेगा। यहाँ आने के बाद जितने भी सर्टिफिकेट थे वो इनवैलिड हो गए। ये तो बात सही है। तो इसलिए हमें आनंद आ गया। यहाँ सबसे बड़ी बात है आज़ादी है। आज़ादी है। वहाँ घुट घुट के जो रहना पड़ता था या एक घुटन की जिंदगी थी, यहाँ आज़ादी की जिंदगी सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात। जब पृथ्वीराज चौहान पे अटैक हुआ था, हाँ। उस टाइम जो हमारे राजपूत थे तो वो भागे थे, कोई कहीं जाके रहा था, कोई कहीं। आज भी वो हमारे जो ओड हैं तो वो किसी भी देश में रह रहे हैं, मतलब वो चाहे अफगानिस्तान में है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो श्रीलंका में है, चाहे वो भारत में किसी कोने में भी रह रहा है, लेकिन उसकी एक पर्सनल भाषा होती है, ओड की भाषा। जैसे रांगड़ों की भाषा है इनकी, रांगड़ी। हाँ। तो हमारी एक अलग भाषा है जो अब हम एक दूसरे से बात करते हैं। राम राम जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका केशु, और इन्हें आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जान चुके हैं। ये वही हंसराज जी हैं जो वहाँ से यहाँ आए और आगे इन्होंने नागरिकता हासिल की। कैसे की, हिंदुस्तान सरकार के साथ किस किस प्रोसेस से ये गुजरे, किन किन लोगों ने इनकी मदद की, क्या क्या परेशानियाँ आई, और आखिरकार आज इनके पास पाकिस्तान का एक भी शिनाख्ती कार्ड नहीं है और ये गर्व से कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो वो कैसे हुआ सब कुछ, और जिन लोगों को इनकी कहानी पिछली नहीं पता है वो प्लीज़ ज़रूर देख लें। तो हंसराज जी, राम राम। राम राम जी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं उस पर जो हमने पिछली बार बात की थी। हाँ, ये बात मैं बता दूं कि ये पूरा वीडियो हम लोग हिंदू उर्दू में करने वाले हैं, हिंदी और उर्दू में। तो आप जब वहाँ से आए तो सीधा कहाँ पहुँचे और किसके आगे गुहार लगाई और किसे कहा कि जनाब जी हम आ गए हैं, हमें अब पनाह नहीं चाहिए, हम यहीं रहना चाहते हैं? हम 23 मई 2005 को वाघा बॉर्डर से क्रॉस होते हुए रोहतक एसपी ऑफिस में पहुंचे थे। ठीक है जी। तो हमने एसपी साहब के पेश हुए थे सामने, तो उन्हीं के आगे गुहार लगाई थी। हम किसी को जानते नहीं थे यहाँ पे। ठीक है जी। तो हमने कहा हमने वापस नहीं जाना। तो उन्होंने कहा कारण पूछा, तो हमने उनको अपना कारण बताया। तो वो बोले ठीक है हम आपका सहयोग करेंगे। तो उस टाइम भी हमारे साथ मीडिया ने भी पूरा सहयोग किया, और यहाँ आने के बाद हमारे साथ जो गांव वाले भी थे उन्होंने भी हमारे साथ पूरा सहयोग किया। लेकिन क्या इतना आसान से हो गया कि आप आए, आपने कहा तो सबने मान लिया? मैं उन दिक्कतों के बारे में भी जानना चाहता हूँ जो आई होंगी। नहीं, वो ऐसा था कि हम कह रहे थे, वो मानना ना मानना उनका था। ठीक है। हमने उनको कहा भी अपनी तरफ से आप पूरी प्रक्रिया जो है वो करना जी। कल को कुछ गलत कर और जाए तो भुगते हम। ठीक है। तो सरकार ने भी अपनी तरफ से जो भी प्रक्रियाएं थी, जो भी इंक्वायरी वगैरह थी वो करवाई उन्होंने। ठीक है। उसके बाद हमारा 1 साल का वीज़ा बढ़ के आया। वीज़ा बढ़ के आया? मतलब पहले हमारे पास 45 दिन का वीज़ा था। ठीक है। यहाँ जब आए, ठीक है। तो उसके बाद जो एसपी साहब ने आगे प्रोसीजर गिरा तो गृह मंत्रालय से हमें 1 साल का वीज़ा बढ़ के आया, आगे एक्सटेंशन हो गया। ठीक है। ठीक है। तो वो हमारा वीज़ा एक्सटेंशन होता रहा। तो हमारे परिवार के कुछ सदस्यों के पासपोर्ट 2007 में ख़त्म हो गए थे। अच्छा, वो पुराने होंगे तो एक्सपायर हो हाँ, गए। उनकी वैलिडिटी कम। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ के एसपी साहब ने ये कहा था कि आप अगर यहाँ रहना है तो अब आगे कानूनी प्रोसीजर है ये, आप पाकिस्तानी पासपोर्ट आगे बढ़वाओ। अच्छा, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इस बात का शायद ये एक बड़ा रीज़न रहा होगा कि
एक्सपायर हो गया, हाँ। आप पाकिस्तान के नहीं हो, हाँ जी। हिंदुस्तान के आप अभी बने नहीं हो, हाँ। तो आप कहाँ के हो, ये शायद कागजों में दिखाने के लिए हाँ। या वो वाला बनवा लो, क्योंकि वो तो जल्दी बन जाएगा, हमारा अभी पता ही नहीं है। नहीं नहीं, वो ऐसा था कि उनका बनाना पड़ता और वीज़ा तभी मिलता हमको, अच्छा। तभी हमें पाकिस्तानी 12 साल, ये सेक्शन 6(1) के तहत 12 साल यहाँ पे रहना जरूरी था। ठीक है। उसके बाद हमें नागरिकता मिलती। ठीक है। तो मैं कहा भी हम तो पैसे देना नहीं चाहते, भारत सरकार का पैसा हम पाकिस्तान सरकार को नहीं देना चाहते। अच्छा, आपने ये कहा? एसपी साहब को बोला ठीक क्यों है। नहीं देना चाहते। मैं कहा जी वहाँ पे हमारे 5 लाख से उस टाइम 100 आदमी थे आप लोग? हाँ। अच्छा। तो 5,000 रुपये एक पासपोर्ट पे खर्च था, 5 लाख रुपया पाकिस्तान के खजाने में जाता। जी। तो मैंने कहा वहाँ से 2 टेररिस्ट तैयार हो कहेंगे जो कश्मीर में लड़ेंगे और वो हमारी आर्मी के खिलाफ लड़ेंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा ही भारत देश का पैसा और मेरी आर्मी के खिलाफ इस्तेमाल हो। क्या बात है। तो बोला ऐसा कैसे है। मैं कहा जी जो चीज़ें मैंने देख रखी हैं वहाँ पे वो मैं बता सकता हूँ। तो एसपी साहब बोले ऐसा कि यहाँ से बहुत बड़े लोग हैं ऊपर, इन चीज़ों को वो हैंडल करते हैं, लेकिन हमें तो कानूनी प्रक्रिया के तहत जाना पड़े। ठीक है। तो ऐसे करते करते हमने कहा हम बढ़वाएंगे नहीं और वापस भी नहीं जाएंगे, आप जो सज़ा देना चाहते हो दे सकते हो। ठीक है। लेकिन हिंदू समाज इकट्ठा हो गया था, बोला पैसे हम भरते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, हम पैसे भरते हैं आपको वापस नहीं जाने देते। लेकिन हमने कहा हम अपने हिंदू समाज का पैसा गलत जगह जाने नहीं देते। तो इस तरह करते करते एक दिन हमको पुलिस ने यहाँ से 52 सीटर बस से मंगवा के, तो हमारे जो कुछ 4-5 सदस्य थे जिनका वीज़ा था, बाकियों का नहीं था, उनको वापस वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर छोड़ने चली गई। जिनका नहीं था उनको? ठीक है। जो 4-5 आदमी थे उनको छोड़ दिया था। ठीक है जी। उनको कहा था कि आप अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा लोगे तो आपको रखा जाएगा, नहीं तो नहीं रखा। लेकिन उनको ले जाने के बाद पीछे माहौल बहुत ख़राब हो गया था। किसने किया? मतलब मीडिया ने या लोगों ने, समर्थकों ने? समर्थक जो थे हमारे जी। वो कह रहे थे ये कानूनी तरीके से रह रहे हैं और अपनी सच्चाई पे रह रहे हैं। बहुत से जो टेररिस्ट हैं वो आके यहाँ पे छुपे हुए हैं, हाँ भाई, उनको तो तुम उनको देखते तो नहीं। निकालते नहीं है, और जो कानूनी प्रक्रिया से रह रहे हैं उनको निकाल रहे हैं। तो माहौल ख़राब होने से फिर हमको वापस बुला लिया गया था। ठीक है। फिर हम यहाँ रहने लगे। तो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी और कुछ राजनेताओं ने, पार्टी वालों ने, कुछ अपने संस्थाओं ने गुहार लगाई। तो हमारा 2009 में ये एक कानून पास हुआ था कि जो पाकिस्तान से हिंदू सिख ईसाई आया हुआ है तो उसको पाकिस्तानी पासपोर्ट आगे रिन्यू कराने की कोई जरूरत नहीं। क्या बात है। अच्छा, ये नया कानून था। ठीक है। उस टाइम नया कानून था तो हमारे लिए बहुत बड़ी राहत की खबर थी। तो फिर हमारा उसके बाद फिर वीज़ा चालू हो गया था। ठीक है। तो उतने तक हम वैसे इनवैलिड रह रहे थे। ठीक है। तो हमारे साथ समाज का, गांव का सहयोग था जो जिसके कारण हम रह रहे थे। ठीक है। और हम भी अपनी सच्चाई पे कायम थे। तो जब 12 साल गुजरे उसके बाद हमने नागरिकता के लिए अप्लाई किया। तो हमारे सदस्यों को नागरिकता मिली बड़ी मेहनत के बाद। लेकिन इस सरकार ने जो सीए का वादा किया था तो वो इन्होंने पास तो किया लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया। ठीक है। इसी तरह मेरे जैसे बहुत से लाखों लोग आए हुए हैं। वो ये सोच के नहीं आए कि हम और देश में जा रहे थे। वहाँ पे हम पाकिस्तान में थे, हमारे पे एक शक की निगाह देखी जाती। हिंदू होने का मतलब था कि हम उनके लिए टेररिस्ट हैं। नहीं, उनके लिए ये था कि हम भारत के एजेंट हैं। वही उनके लिए हम टेररिस्ट हैं। हाँ। एक तरह से एजेंट है मतलब। हाँ। तो उसकी सरकार के लिए वहाँ के एजेंट माने जाते। लेकिन हम तो अपना देश सोच के आए थे। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो और भी भाई रह रहे हैं तो हमारे तो ये प्रार्थना है तो ये सीए है जो लागू किया जाए, सभी का इसमें सहयोग मिले। तो इस प्रक्रिया में जो 2009 तक तो आपको वो बता दिया गया कि भाई ये कानून आया है तो आपको आगे एक्सटेंड नहीं करना है अपना पासपोर्ट, कम से कम पाकिस्तान वाला दोबारा से नहीं करना है। हाँ जी। तो फिर 2019 में आप लोगों को नागरिकता मिलती है। तो इस दरमियान आपके सामने हरियाणा स्टेट से कौन कौन सामने आते हैं जो आपकी इतनी इमदाद, इतनी हेल्प करते हैं? वो कौन सी संस्थाएं थी, कौन से पॉलिटिकल पर्सन से, या जब हम 2005 में आए थे तो हमारा यहाँ कुछ नहीं था बिल्कुल, और ना हमारा कोई जानकार था। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सुना था भी आनंद सिंह डांगी उस टाइम विधायक थे। ठीक है। तो हमने उनके आगे गुहार लगाई थी भी हमें बना दी जाए रहने के लिए। ठीक है। तो उसने अपने खेतों में जगह दी थी। अच्छा। बोले ठीक है आप
यहाँ आपको मेहनत मजदूरी सब रोज़गार मिलेगा। तो उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया, तो हमको रोज़गार भी दिया, हमारे को छत भी दी। अच्छा, कितने बंदे थे आप लोग? उस टाइम हम लगभग 90 आदमी थे। 90 आदमी थे और 90 लोगों को रोजगार दिया, रहने के लिए छत दी, मतलब क्या वहाँ मकान वहाँ बने पे हुए थे? अपने जो उसके खेतों में मकान बने हुए थे, ठीक है, जो भी तो उसमें रहने के लिए हमको जगह भी दी। ठीक है, ठीक है। फिर हमारे साथ पूरे गांव ने सहयोग किया, सभी ने, सभी ने। कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, सभी ने हमारे साथ पूरा सहयोग किया जी। और उसके बाद हम धीरे धीरे हमको रोजगार मिलता रहा और हम यहाँ पे रहने लगे। और अगर हम आपकी वोटिंग की बात करें तो वो पहला कब टाइम आया था जब आप लोगों ने वोटिंग कार्ड या वोटर कार्ड मिला होगा और आपने अपना वोट भी डालने की 2019 खुशी मनाई होगी? जब 2019 का इलेक्शन आया, हाँ। तो इसमें हमने वोट डाला। अच्छा, ये आपका हिंदुस्तान का पहला वोट था? पहला वोट था। हाय हाय। लेकिन सबसे बड़ी जब हमको सर्टिफिकेट मिला तो उस टाइम हमको ऐसा लगा कि हमारे को ये जन्म मिल गया, नया जन्म मिला। वाह, ये बात तो है। तो उस खुशी को शायद दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया होगा। वहाँ पे सभी मीडिया भाई वाले भी थे, हाँ, हाँ। और पूरा डीसी ऑफिस में भी सभी ने हमारा, पूरे प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग किया था, हर बात पे, हर काम में जो उनसे हो सकता जो था, उनसे हो सकता था। जितनी लेवल तक सभी ने हमारा सहयोग किया। और वो जब हमारा दुख देखते थे, तो जब हमको खुशी मिली तो वो हमारी खुशी में भी ऐसे ही वो भी खुश हो रहे थे, भाई क्या इन्होंने इतना दुख देखा। अभी होता है। आदम ज़ात एक ऐसी ज़ात है जो खुशी में साथ हंसते हैं तो गम में साथ रोते भी हैं। तो हमारे परिवार में मेरे को एक जिम्मेवारी दी हुई थी, ये बाकी परिवार मेहनत करता था और वो पैसा इकट्ठा करते थे दिहाड़ी, मेरे को देते थे भी जाके किराया भाड़ा ये वो सारा खर्चा भी करते थे, और जब भी जाके ये हमें। आप अपने परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे उस टाइम? नहीं, सारा परिवार साहब पढ़ा लिखा है, एक सहमति से भेजा जाता ठीक था। है, ठीक है, ठीक है। वाकई यहाँ पे मैं जितने भी हालिकिन के बड़े भाई आने वाले थे हमारे साथ नहीं आ पाए, वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बड़े हैं, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभाई हैं। यहाँ आने के बाद जितने भी सर्टिफिकेट थे वो इनवैलिड हो गए। ये तो बात सही है। तो यहाँ आने के बाद मैंने फिर मेरे पास एक्सपीरियंस था। हाँ, तो यहाँ पे मैंने रोहतक में कई प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया, ठीक है। कई सालों तक। लेकिन मेरे वो सर्टिफिकेट इनवैलिड होने के कारण तो मैं काम नहीं कर पाया, फिर मैंने वो लाइन छोड़ दी। ठीक है। इसलिए मेरे नाम का गांव में किसी को पता नहीं था। हाँ। तो मेरे नाम का एक नामकरण ही हो गया, डॉक्टर सभी से पूछोगे तो वो बता देगा, और नाम पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा। आपने ऑफ कैमरा ये बताया था कि जब हम लोगों से वहाँ पे स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में, जब आप +2 में थे या और छोटी क्लासों में थे, आपसे फ़ीस ली जाती थी, तो फीस में से कुछ पैसा कश्मीर के लिए लिया जाता था। वो क्या था, वो क्या है? वही बात मैं आपको बता रहा था कि हम पासपोर्ट का पैसे क्यों नहीं देना चाहते, कि हमने क्या देखा था। वो क्या देखा था? तो जब हम स्कूल में जाते थे तो जो फीस होती थी महीने की, तो उस टाइम मास्टर वो हमें ये कहते थे कश्मीर फंड के लिए भी चंदा दो। अच्छा, वो कश्मीर फंड का कभी सवाल नहीं पूछा गया सर किस कश्मीर? देखो जी, हम एक तो बोल नहीं सकते थे। हाँ, ये एक मसला था, और हमारी ताकत नहीं थी बोलने की। तो वो कश्मीर फंड के चंदा होता था, और जो वहाँ पे मास्टर थे वो ज़्यादा देते थे। बच्चे तो अब किसी ने 5 दे दिया या किसी ने 10 दे दी, जो मास्टर थे वो ज़्यादा देते थे, जो डॉक्टर थे वो उससे ज़्यादा। और हालांकि जिस हॉस्पिटल में मैं काम भी करता था, उस हॉस्पिटल में तो स्पेशल इसी चीज़ के लिए, कश्मीर फंड के लिए, जहाद के लिए चंदा लिया जाता। तो उस टाइम आप लोगों को इतनी समझ थी ये आपका जो फीस में एक्स्ट्रा पैसा है किस लिए लिया जा रहा है? नहीं, वो बता के लेते थे, ऐसे नहीं लेते। अच्छा, नहीं, बता के तो लेते थे। आपको तो ये पता चल गया कि ये कश्मीर के लिए लिया जा रहा है, कश्मीर फंड के लिए लिया जा रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल जैसे अब आप क्लियर कर रहे हैं कि नहीं जी वो जिहाद के लिए या उग्रवाद के लिए था, तो उस टाइम ये समझ में आता था कि ये इसलिए ले रहे हैं कश्मीर को अपने आज़ाद करवाने के लिए, उनके लिहाज से, जो कि वहाँ पे उनको ये पढ़ाया जाता है कि जो कश्मीर में है, भारत की आर्मी उन पे जुल्म कर रही है। ठीक है। उनको असलियत नहीं दिखी। आजकल तो सोशल मीडिया आ गया, तो इसमें सब पता चल जाता है। लेकिन पहले क्या था कि वो सोशल मीडिया में ये चीज़ें नहीं थी, सोशल मीडिया था ही नहीं। बिल्कुल। तो वो जो चीज़ें बताई जाती हैं, तो इसलिए वहाँ के लोग भी उस टाइम तो मदद करते थे, अब का नहीं पता।
कुछ और बातें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक ब्रेक कर लेते हैं। तो जनाब जी, यहाँ सब कुछ मिल गया, नागरिकता मिल गई, डॉक्यूमेंट्स बन गए, फैमिली भी जम गई, अच्छा खासा कारोबार भी हो गया, भले वो जिस भी तरह का है, क्योंकि बाज़ार के अंदर अगर आप कोई बड़ा शोरूम नहीं बनाकर बैठते तो जिनकी दुकानें होती हैं वो भी कारोबार हुआ करते हैं। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी फ़ोन तो आते होंगे रिश्तेदारों के, वो कह देते होंगे कि यार हमें भी वापस आना है या आप ही आ जाओ, क्या वहाँ सब कुछ ठीक है, क्या जैसा सोच के गए थे वैसा कुछ हुआ। तो इस तरह के कुछ फ़ोन रिश्तेदारों के आते हैं। जैसे करीबी रिश्तेदार हैं, उनको चिंता भी होती है अपने रिश्तेदारी की भी, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उनके तो फ़ोन आते हैं। तो हम यहाँ बिल्कुल खुश हैं, उनको बताते हैं जैसे हमें वहाँ पर स्वर्ग मिल गया है। अच्छा, हमें ऐसा महसूस होता है जैसे यहाँ स्वर्ग है। जो हम सोच के आए थे हमें उससे ज़्यादा मिला, यहाँ ज़्यादा मिला, प्यार भी मिला सभी समाज का, हाँ, और गांव का भाईचारे का भी प्यार मिला, हाँ, रिश्तेदारियां भी मिली, हाँ, और जो हमारा रोजगार था हाँ, वो सबसे बढ़िया मिला। सबसे बढ़िया मिला। तो इसलिए हमें आनंद आ गया। यहाँ सबसे बड़ी बात है आज़ादी है। आज़ादी है। वहाँ घुट घुट के जो रहना पड़ता था या एक घुटन की ज़िंदगी थी, यहाँ आज़ादी की ज़िंदगी सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात है। इसीलिए तो आदमी कहता है ना कि भाई मैं जहाँ भी रहूँ अपनी आज़ादी के साथ रहूँ, अपने विचार कहीं और रख पाऊँ, अपने धर्म को जी पाऊँ, और वो अगर आपको वहाँ नहीं मिल रहा है, आप इसीलिए तो आए हैं यहाँ। हाँ जी। और हमारे हिंदुस्तान की एक खासियत है, हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्म, सिर्फ यही नहीं है तो चलो हिंदू हैं, लेकिन ये आप सब लोग जानते हैं, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदुस्तान के ऑडियंस से मुखातिब हूँ कि आप सब लोग जानते ही हैं हमारे यहाँ पे कितने सारे धर्म हैं। जितने भी धर्म हैं उसमें से शायद ही कोई ऐसा हो जो खुश ना हो। यहाँ हर हिंदुस्तानी, हर धर्म वाला अपने आप को हिंदुस्तानी भी कहता है और वो खुश भी है। और उसका प्रमाण ये बैठा है कि 20 साल पहले अपने ज़िंदगी के 50 साल इनके बुज़ुर्गों ने देश बनने के बाद वहाँ बिता दिए, लेकिन वहाँ खुशी ना मिलने के बाद यहाँ आके बसे और ये कह रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा खुश हैं। तो इससे बड़ी बात सुनने वालों के लिए और इनके लिए क्या होगी? कहते हैं जी दुख के जो टाइम होता है, हाँ, वो आदमी भूलता नहीं है। हाँ, लेकिन हमें वो सब कुछ भूल गया यहाँ आने के बाद, क्योंकि यहाँ में खुशियाँ इतनी। खुशियाँ। क्या बात, क्या बात है। आपने बीच में रोज़गार का नाम लिया, कारोबार का नाम लिया, वहाँ पे आपने बताया आपके पिताजी मकान वगैरह बनाया करते थे, क्योंकि वो एक अच्छे आर्टिस्ट थे, मिट्टी के घर वगैरह बना लिया करते थे। हाँ जी। क्या उन चीज़ों से रोज़गार कंप्लीट हो जाता था, रोजी रोटी पूरी हो जाती थी, या इसके अलावा साइड बाय साइड कुछ और काम भी किया करते थे? वहाँ हमारी ज़मीन थी, हाँ, 1.5 किला आपके हिस्से की थी। हाँ, जो अपना घर का गुजारा था वो उससे करते थे। वो उससे करते थे। बाकी जो बाहर का थोड़ा बहुत खर्चा होता था तो वो अपनी मिट्टी का जो काम था वो करते थे। इसलिए हमारा बस वो सर्कल चल रहा था। ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो हमें लगा कि उससे डबल हमें मेहनत यहाँ मिल रही है। जितनी हम मेहनत वहाँ करते थे, जितना मिलता था उससे डबल हमें, मतलब वहाँ 50% मिलता था, यहाँ में 100% मिलने लग गया। तो इससे ज़्यादा और खुशी क्या थी। जो हमारी ये मिट्टी का काम था, ये हमारी ओड जाती है। हाँ हाँ, मैं इसके बारे में मैंने शुरू में तो बताया था कि मैं आपको ये ज़बान सुनाऊंगा, लेकिन मेरे को ये सुनने का मौका ही नहीं मिला। तो ये ज़बान मैंने कहीं सुना है कि ये आप लोगों की एक सीक्रेट, जैसे कोड वर्ड्स होते हैं, ऐसी एक ज़बान है कि अगर आप अपने लोगों के बीच में कहीं हैं, आप पहचान लेते हैं इस ज़बान से। वो कैसे, वो इस ज़बान की विशेषता क्या है और ये ज़बान कहाँ से आई है? जब पृथ्वीराज चौहान पे अटैक हुआ था, हाँ, उस टाइम जो हमारे राजपूत थे तो वो भागे थे। कोई कहीं जाके रहा था, कोई कहीं। आज भी वो हमारे जो ओड हैं तो वो किसी भी देश में रह रहे हैं, मतलब वो चाहे अफगानिस्तान में है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो श्रीलंका में है, चाहे वो भारत में किसी कोने में भी रह रहा है, लेकिन उसकी एक पर्सनल भाषा होती है, ओड की भाषा। जैसे रांगड़ों की भाषा है इनकी, रांगड़ी। हाँ, तो हमारी एक अलग भाषा है। जो अब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम पहचान जाते हैं, ठीक है ये हमारा ओड है। तो हमारा उस टाइम एक पेशा था मिट्टी का। मिट्टी का तो एक पेशा था, हमारा रोजगार था।
तो ये और किसी को नहीं आता था, हमें ही आता था। ठीक कच्ची मिट्टों वाली जो दीवारें बनाते थे, और उस टाइम बड़े बड़े जो नहरें वगैरह खुदती थी, तो ये हमारा उस पेशे के लिहाज से ओड जाति बन गई। और ये जाति हमारी थी, और इसमें जो जबान है, ये भाषा है, ये हमारी ओड भाषा जो है। जैसे अब ये कहते हैं आप कहाँ जा रहे हो, तो हम ये कहेंगे तो किठे जई पला। अच्छा, तू किठे जाई पला। किठे जई पला। और ये शब्द सिर्फ हमारे ओड को ही आएंगे और किसी को नहीं। अच्छा, या फिर ऐसा हो, ऐसा ज़्यादा भाईचारा जो हमारे साथ रहा हो और उसको सीख गया हो। कभी वक्त मिला तो कभी किसी और राजपूत से ज़रूर मिलाऊंगा। हालांकि मैं यहाँ पे बता दूं कि एक हिसार से हमारे मैं नाम ढूंढ के बताता हूँ आपको, कश्मीरी लाल ओड राजपूत हैं ये। और इन्होंने मुझे हिसार से फ़ोन करके कहा था कि भाई हमें भी सुन लो, हम भी राजपूत हैं, तो शायद ये या कोई और राजपूत से ज़रूर मिलवाऊंगा। ये हमारे चैनल पर पहली बार थे, लेकिन मैं इनसे कई सालों से मिलना चाह रहा था, और आखिरकार मैंने इनको पकड़ लिया, इनसे वक्त ले लिया और इनकी कहानी को सुन लिया। कुछ लोग कहेंगे कि आपने ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा, वो नहीं पूछा, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें हर बार ख़त्म हो जाएं। अगली बार मिलेंगे तो वो चीज़ें भी पूछ लेंगे। जो आप सुनना चाहते हैं वो ज़रा कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम उनको नोट करके इनसे ही ज़रूर पूछ लेंगे। शुक्रिया।